नमस्कार। आज हम लहरों के राजहंस नाटक का दूसरा जो भाग है उसकी समीक्षा करेंगे। और पहले भाग में हमने देखा भूमिका के रूप में कि यहाँ पर नाटककार मोहन राकेश ने सुंदरी को पार्थिव मूल्यों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया था कि संसार में इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो यहीं रह जाती हैं, आकर्षण का केंद्र बनती हैं और व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति बनने में या आध्यात्मिक व्यक्ति बनने में कहीं न कहीं वो बाधाएं बनती हैं। और इस नाटक में नंद जो है उसको नाटककार ने इन्हीं पार्थिव मूल्यों में उलझाया है। इस नाटक की कथावस्तु को जानने पर ये स्पष्ट हो जाता है कि नाटककार पार्थिव मूल्यों की महत्वहीनता को स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, नंद सुंदरी या बुद्ध दोनों के बारे में सोचता रहता है और उन्हीं में उलझ कर रह जाता है। दुनिया का हर एक व्यक्ति इसी प्रकार नंद बनता है, यानी दुनिया में आता है, वो आध्यात्मिक भी होना चाहता है और सांसारिक आकर्षण उसका पीछा नहीं छोड़ती और फिर उन्हीं सांसारिक आकर्षणों में वो बंध कर रह जाता है और न वो आध्यात्मिक भाव को आत्मसात कर पाता है और आकर्षणों में उलझने के कारण उसका कल्याण नहीं होता है। ये मूल संदेश इस नाटक में दिया गया है। आज हर कोई व्यक्ति नंद है। इस नाटक में स्त्री पुरुषों के संबंधों को भी उजागर किया गया है। सुंदरी और नंद के साथ साथ यशोधरा गौतम, अलकार श्यामांग, इन तीनों को दिखाकर स्त्री पुरुष के दाम्पत्यों को स्पष्ट किया गया है। ये सब कुछ हम पिछले भाग में देख चुके हैं। यहाँ पर नाटक की जो नायिका है जिसका नाम सुंदरी रखा गया है, वो रूपगर्विता है और अपने स्वयं में ही वो खोई रहती है। एक स्व का घेरा उसने बना रखा है और उसी में जीने में वो अपनी सार्थकता समझती है। वह अपने आकर्षण से, अपने सौंदर्य से पति को बांधे रखना चाहती है और दूसरी तरफ नंद बुद्ध का जो ध्यान है रह रह कर एक आदर्श छाया के रूप में उनके दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ नंद को हम देखते हैं कि नंद यहाँ कोई रस प्राप्त करने वाला नायक नहीं है। उसके अंदर की जो चेतना है वो उसे बार बार में उस रस से दूर करती है या सुंदरी के आकर्षण से अलग ले जाती है। वह कहीं न कहीं अचेतन मन में दास्ता का अनुभव करता है और निराश होता है। नाटक के एक दृश्य में उसने अपने केश भी कटवा दिए, लेकिन वो कहता है कि केश कटवाने से कोई हृदय नहीं बदल जाता। आगे चलकर यही नंद जंगल में चला जाता है। इस नाटक में स्त्री पुरुष के बीच दो अलग जीवन दृष्टियों में उभरती हुई संघर्ष को दिखाया गया है। राग में नारी सुंदरी का केंद्रीय बिंदु है कामना, इच्छाएं जिनको वो दमित नहीं कर पाती। वो एक कामोत्सव जिसको कामना का त्यौहार कहा गया, उस त्यौहार की वो पहले तैयारी करती है, नाटक में दिखाया गया है, और फिर वो कामोत्सव मनाया जाता है। लेकिन संपूर्ण लौकिक कामना भी मनुष्य को धरती पर लाके पटक देती है, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है। नाटक में गौतम बुद्ध
हर समय कल्याण की, अमर होने की बातें यद्यपि स्पष्ट रूप से कहने वो नहीं आते हैं, लेकिन इस नाटक में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं न कहीं स्पष्ट हो ही जाती है। सुंदरी का रूप यानी उसकी सुंदरता, साथ ही कामोत्सव का आकर्षण जब नंद को बांध नहीं सकता, तब सुंदरी अत्यधिक प्रेम और लौकिक भाव में पीड़ा को ही पाती है। अंत में वो भी दुखी हो जाती है। और वैसे नंद भी मुंडित होने पर सुंदरी की आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाता। यद्यपि उसने केस कटवा लिए, लेकिन सुंदरी के प्रति जो आसक्ति का उसके हृदय में भाव है, उससे वो मुक्त नहीं हो पाता है। और यही आधुनिक स्त्री पुरुष के संबंध का नया आयाम है। मोहन राकेश ने पार्थिव और अपार्थिव द्वंद्व के माध्यम से इसे दिखाया है, उजागर किया अपने नाटक में। नाटक में नंद यथार्थ से जूझकर अंत में टूटता है। सुंदरी दो स्थितियों से टकराती है और दोनों प्रतिस्पर्धा में नृशंस और दासता से ग्रस्त हो जाते हैं। प्रेम की सार भावना में वह विध्वंसक तत्व विद्यमान रहता है जो शरीरों को मिलाकर भी आत्माओं को विच्छिन्न कर देता है। नंद और सुंदरी का प्रेम संबंध भी ऐसी ही विषमता पैदा करता है। नंद का यहाँ पर एक वाक्य देखिए, कथन देखिए, तुम समझती हो तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु मैं अपने को ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कहीं वृत्त नहीं, जिसकी कोई धुरी नहीं। ये स्वयं नाटककार ने नंद के द्वारा कहलवाया है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का दूसरा नाटक है। इस नाटक में नारी और आकर्षण यानी नारी का आकर्षण और नारी के प्रति विकर्षण दोनों को दिखाया गया। यानी ये नाटक दोनों आकर्षण और विकर्षण दोनों की कथा है। एक सुंदरी की सौंदर्य अनुभूति ही इस नाटक की कथा वस्तु है। इस नाटक का नायक गौतम बुद्ध का सौतेला भाई राजकुमार नंद प्रवृत्ति और निवृत्ति के अंतर्द्वंद्व में पड़कर पीसा जाता है। अश्वघोष द्वारा महाकाव्य सौंदर्यनंद में नंद के दुविधाग्रस्त मन का सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत हुआ है, जिसका सार ये है कि नंद को एक तरफ बुद्ध का गौरव खींच रहा था तो दूसरी ओर सुंदरी का अनुराग। इसी दुविधा में उसे न जाते बन रहा था न रुकते। उसी स्थिति लहरों पर डोलते हुए राजहंस की सी हो रही है। मोहन राकेश ने इस नाटक का शीर्षक इसी काव्य चित्र से दिया गया। ये चित्र इस लहरों के राजहंस नाटक के मूल द्वंद्व की सटीक अभिव्यंजना देता है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु को मैं यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो इसमें पूरी नहीं हो, तो अगला जो मेरा व्याख्यान रहेगा उसको नंबर 3 देकर उसमें शेष कथा को समेटने की कोशिश करूँगा। नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है कि सुंदरी के कामोत्सव के आयोजन के साथ नाटक शुरू होता है, दिखाया जाता है। कामोत्सव का आयोजन कपिलवस्तु नगर में राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी के कमरे में ही किया जाता है। सुंदरी के कक्ष को सजाने में श्यामांग, श्वेतांग और निहारिका आदि कर्मचारी लगे हुए रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उत्सव का आयोजन सुंदरी की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है। उत्सव का आयोजन का कार्य करते वक्त सभी कर्मचारी एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि उन सभी कर्मचारियों से अधिक श्यामांग सोचता है। उसका मन किसी भी काम में ठीक से लगता ही नहीं। श्वेतांग श्यामांग की इस प्रकार की स्थिति को देखकर उसे दीपक जलाने का काम सौंप देता है। फिर वह स्वयं श्यामांग को अधूरे कार्य को पूर्ण करने में लग जाता है, यानी उसकी मदद करवाता है। इसी समय सुंदरी आती है
और सबसे कहती है कि कामोत्सव का आयोजन बहुत ही सुंदर और भव्य होना चाहिए, जिससे हमारा इस प्रकार का आयोजन लोगों के दिलो दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहे। सुंदरी इस उत्सव को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार की शराब और नृत्य की व्यवस्था भी करवाती है। सुंदरी द्वारा आयोजित इस उत्सव में श्यामांग को लगता है कि वह उत्सव आज ही क्यों मनाया जा रहा है, कल सुबह तो देवी यशोधरा दीक्षा ग्रहण करने वाली है। इस प्रकार की उलझन में श्यामांग अपना कोई भी काम सही नहीं कर पाता है। यानी ये उस रात का इसमें वर्णन है जिसमें अगले दिन यशोधरा दीक्षा ग्रहण करने वाली थी। श्यामांग का जब कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर रहा है तो सुंदरी उसे वहाँ से चले जाने की को कह देती है। सुंदरी का मानना है कि यशोधरा की दुर्बलता के कारण ही बुद्ध सन्यासी बनता है। यहाँ बहुत एक अलग बात कही है कि जो स्त्रियां आज के समय में ये मानती हैं कि जब व्यक्ति सन्यासी होता है या व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है, अध्यात्म की सोचता है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं महिला ही जिम्मेदार है। तो उसका यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया गया। सुंदरी की राय में नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। इस प्रकार सुंदरी नंद को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही कामोत्सव का आयोजन करती है। सुंदरी एवं अलका जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उसी समय उन्हें हंसों के आहत होने की और उनके पंखों की तेज फड़फड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है। सुंदरी इस तरह की ध्वनि को सुनकर विचलित हो जाती है। फिर सुंदरी को पता चलता है कि पानी में पत्थर श्यामांग ने फेंके थे। श्यामांग का उद्देश्य हंसों को घायल करना नहीं था। वह अंधेरे में डरावनी छाया देखता है, जिसके कारण वह कमलताल जिसमें वो हंस तैर रहे थे उसमें पत्थर फेंकता है। पर सुंदरी को लगता है कि श्यामांग ने जानबूझकर आज के उत्सव को खंडित करने का प्रयास किया है। वह श्यामांग के इस प्रकार के कार्य का जो कारण है उसको जाने बिना ही दक्षिण के अंधकूप में छोड़ देने का आदेश दे देती है। सुंदरी के इस प्रकार के आदेश को सुनते ही अलका उसे निवेदन करती है कि श्यामांग ने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, वह उन्माद में हो गया है। अलका कहती है कि उसे सहानुभूति एवं उपचार की जरूरत है। श्यामांग के प्रति इस प्रकार अलका का प्रेम भाव देखकर सुंदरी दूसरा आदेश देने के लिए श्वेतांग को बुलाती है। इसी वक्त थका हुआ नंद सुंदरी के कमरे में प्रवेश करता है। सुंदरी नंद को देर से आने एवं उसकी थकान का कारण पूछती है। तब नंद बताता है कि मैंने जिस मृग का पीछा किया था वह मेरे बाण से नहीं बल्कि वह स्वयं अपनी थकान के कारण मर गया। इसी वजह से बहुत थकान एवं आने में देर हुई है। यानी उस मृग के पीछे मैं बहुत दूर तक चला गया था और थक गया था। फिर सुंदरी उसे विश्राम करने के लिए कहती है। इसी समय शशांक प्रवेश करता है। सुंदरी उसे उत्सव में आने वाले अतिथियों की व्यवस्था करने का आदेश देती है। नंद को शंका होती है कि आज का जो कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उसमें आमंत्रित सभी अतिथि शायद नहीं आ सकेंगे। सुंदरी श्यामांग को क्षमा कर देती है। फिर वह श्वेतांग से कहती है कि अब उसके उपचार की व्यवस्था की जाए। श्यामांग के प्रति नंद को विशेष प्रकार का अनुराग है। वह श्यामांग को दी गई सजा और उसके फिर से उपचार करने की व्यवस्था के कारण को जानने की इच्छा रखता है, जबकि सुंदरी उसे ये बताने में उचित समझती नहीं है। उसी समय आर्य मैत्रेय प्रवेश करता है। वह कहता है कि आज के उत्सव में भाग न ले सकने के लिए सभी अतिथियों ने क्षमा याचना की है। आर्य मैत्रेय सुंदरी से कहता है कि कामोत्सव का आयोजन एक दिन के बाद किया जाता तो बहुत अच्छा होता। आर्य मैत्रेय के इस बात पर सुंदरी कहती है, कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं क्यों? सुंदरी को लगता है कि इसमें जरूर ही किसी का षड्यंत्र है। इससे वह बहुत ही अव्यवस्थित हो जाती है, लेकिन वह कहती है कि मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति हो सकती है। फिर वहाँ से इन सारी बातों के बाद आर्य मैत्रेय चला जाता है। सुंदरी एवं मैत्रेय की बातचीत से नंद बहुत हताश और आहत अनुभव करते हैं।
शेष अगले भाग में। थैंक यू।